हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन फेवरेट चैनल बटनेर आईएएस। मैं दिव्या कवात्रा, आप सभी के होस्ट दोस्त एंड एजुकेटर, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने फेवरेट चैनल, आपके अपने फेवरेट कोर्स वर्ल्ड ज्योग्राफी विश्व भूगोल में। आई रियली होप आप सभी अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन हैं, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं एंड सारी क्लासेस बाकायदा देख चुके हैं और नोट्स भी बना रहे हैं, रिविजन भी कर रहे हैं। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है ना कि सब हम ही कर ले। भाई तुम्हें को करना पड़ेगा, एग्जाम तुमको देना है तो कोई और नहीं करेगा आके, है कि नहीं? चलो, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं हम लोग और आज हम समझने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब बाहर का जो पोर्शन था वो तो सारा हमने कर लिया है ना। कैसे देखा कि हमने पृथ्वी और सूर्य का रिलेशन देखा, सन एंड अर्थ का देखा और अर्थ एंड मून का भी रिलेशन देखा। उसके बाद और पास में आए तो अर्थ का एक एटमॉस्फेयर था, एक वायुमंडल था, उसको भी हमने समझा। वायुमंडल समझने के बाद पृथ्वी की सतह को हमने समझा कि किस तरह से जो सतह है उस पर अलग अलग प्रकार के पठार, पहाड़, प्लेट्यूज, जो नदियां हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो किस तरह से बनी है। पृथ्वी के सरफेस को हमने समझा और पृथ्वी की उत्पत्ति की थियरीज को समझा। ठीक है, अब हम और अंदर जा रहे हैं और पृथ्वी के जो सरफेस है उसके नीचे क्या है, उसके अंदर क्या है, उस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन शुरू करें। उससे पहले एज यूजुअल हमारे जो नए साथी हैं उन सभी के लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मैं हूं आपकी एजुकेटर दिव्या कवात्रा एंड आई एम मास्टर्स डिग्री होल्डर इन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। और पिछले लगभग 5 सालों से आई हैव बीन एसोसिएटेड विद यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस इंस्टीट्यूट्स, मेजरली 2 सब्जेक्ट्स के लिए, दैट इज पीएसआईआर पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस प्लस जियोग्राफी। ठीक है, so this has been my portfolio so far and I'm also an ex-faculty of Bharati Ashram as well as an ex-faculty of an academy. ओके, चलिए तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन आपकी अपनी एजुकेटर का। और अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। और आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले एक और ज़रूरी काम। आप सभी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? कि आपको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करना था। कहाँ सब्सक्राइब करना था? एक बार फिर से आप सभी को बता देती हूँ कि आपकी अपनी प्यारी भटनेर आईएएस की जो टीम है उन्होंने आपके लिए एक नया इनिशिएटिव लिया है एंड इस इनिशिएटिव का नाम है प्रेप टुडे। ठीक है, जो हाल फिलहाल एसएससी एग्जाम्स के लिए आपके लिए काम कर रही है एंड जिसमें आपको डेली वीडियोस मिल जाएंगी फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स एक्सेट्रा। ऑलराइट, सो ये जो सेटअप है आपके लिए किया गया है और आपको क्या करना है, तुरंत से सब्सक्राइब कर देना है चैनल को और जितने भी सब्जेक्ट्स चल रहे हैं उनका बेनिफिट लेना है, क्योंकि टीम आपके लिए टॉप फैकल्टीज जो है इन सब्जेक्ट्स के लिए लेकर आई है। बेस्ट दी बेस्ट फीचर्स जो हैं आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ऑलराइट, तो भूलिएगा नहीं, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑलराइट, चलिए आइए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक और समझते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। पिछले जो टॉपिक्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे, राइट? ओके, सो फिजिकल ज्योग्राफी स्टडी कर रहे हैं हम लोग एंड फिजिकल ज्योग्राफी में आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। लेट्स स्टार्ट। तो ये जो है फाइनल इमेज है सॉर्ट ऑफ, कि ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है पृथ्वी का, अगर आप उसको स्लाइस आउट कर दें, एक हिस्सा निकाल दें, तो आपको आंतरिक संरचना कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी। ठीक है, यहां तक तो हमने देखा था, नीला ग्रह हमने इसको बोला, ब्लू प्लैनेट बोला, बिकॉज इतना सारा पानी है, ये हमारे कॉन्टिनेंट्स, लैंड मासेस हैं। वेगनर साहब ने एक्सप्लेन किया कि कैसे ये डिवाइड हुए, कैसे ये जो प्रेजेंट फॉर्म है वो आई, वो सारी चीजें हमने समझी, है ना। अब उसके अंदर जा रहे हैं हम। ये एक इंटरसेक्शन है जो आप देख सकते हैं कि आपने क्या किया है, डायसेक्ट करके इसको, हिस्से को बाहर निकाल दिया है और आंतरिक संरचना देख रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार की संरचना आती है। आप देख रहे होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं आपको, व्हाइट, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना। यहाँ से यहाँ तक जाते जाते कलर्स का वेरिएशन जो है वो चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? बिकॉज जो आंतरिक संरचना है वो सेम नहीं है सेंटर से लेके बाहर तक। ठीक है भाई, पहली बात तो पृथ्वी अंदर से हॉलो नहीं है भाई। ऐसा भी तो हो सकता था ना, जो हमारी बॉल्स होती है, बच्चों के खेलने वाली बॉल होती है, वो क्या अंदर से खाली होती है? बाहर एक सरफेस होता है उसका, है ना। तो ये क्या है, पृथ्वी अंदर से हॉलो नहीं है, अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं और वो सारे स्ट्रक्चर्स भी आपस में बहुत सारे सेक्टर्स में डिवाइडेड हैं। सिमिलर जो पैटर्न है वो नहीं है थ्रू आउट द इंटीरियर्स। ठीक है,
समझ में आई ये बात? ओके। तो अब ये जो डिविजन्स हैं उनको हमने अलग अलग नाम दिए हैं, वो हम समझेंगे कि किसका क्या रोल है और कैसे ये क्रिएट हो रहा है, उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। बट सबसे पहले जो हमारा सरफेस है, ये ब्लैक आउटलाइनिंग आप देख पा रहे हैं, दिस ब्लैक आउटलाइनिंग, ये वाली सिर्फ इतनी सी एक पतली सी परत जो है ब्लैक आउटलाइनिंग की, ये आप देख पा रहे हैं, राइट। ये क्या है? हमारा भूपर्पटी है, क्रस्टल भाग है। क्या है? भूपर्पटी क्रस्टल भाग। मान लो एप्पल का छिलका, पूरा एप्पल है। अब एप्पल का जो छिलका है एक पतली सी लेयर होती है, फिर पूरा एप्पल निकलता है ना। तो ये जो एप्पल का छिलका है उसके बराबर क्या है? हमारा भूपर्पटी क्रस्ट, ठीक है। और उस भूपर्पटी के बाद हमारे पास आता है मेंटल, फिर कोर, ठीक है। 3 लेयर्स हैं, भूपर्पटी, मेंटल और क्रूड। क्रूड यानी कि कोर, क्रस्ट, मेंटल, कोर। इन 3 हिस्सों में जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है उसको डिवाइड किया है, और फिर इसके और छोटे छोटे कुछ हिस्से भी हैं जो हम एक एक करके धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ क्या है? क्रस्ट, मेंटल, कोर, भूपर्पटी, मेंटल और क्रूड। हॉलो नहीं है, अलग अलग लेयर्स में डिवाइडेड है, एक जैसी भी नहीं है इंटरनली, है ना। अलग अलग सेक्शंस में हमने इसको डिवाइड करके रखा है। क्यों डिवाइड किया है, कैसे अलग है, वो चीज़ें हम आगे समझेंगे कि किस बेसिस पर इनको हमने अलग अलग डिवाइड करके रखा है, ठीक है। एक बेसिक आइडिया ले लीजिए कि दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। चलिए, तो अब बात यह आती है कि आंतरिक संरचना तो चलो हम समझ लेंगे कि भाई क्या संरचना है, वो तो वर्तमान की स्थिति है, लेकिन हमको ये पता कैसे चला? अब आप सोच कर देखिएगा कि एक लिमिट तक हम क्या कर सकते हैं? कुआं खोद सकते हैं, एक लिमिट तक हम उत्खनन कर सकते हैं, माइनिंग कर सकते हैं। अब आप सोच कर देखना, क्या पृथ्वी के अंदर घुस जाओगे? पृथ्वी के अंदर घुस जाओगे कि भैया जाकर देख कर आते हैं क्या लोचा है? कि मसला तो कुछ अजीब ही लग रहा है, क्या पता हाथ 2-4 करोड़ का सामान लग जाए, नहीं। अरबों खरबों का सामान भी मिल सकता है भाई, ड्रिलिंग करते जाओ, घुसते जाओ, क्या पता क्या ही हाथ लग जाए। नहीं घुस सकते, है ना। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लग रहा है ना सोच कर ही, पर मजा बड़ा आ रहा है कि भाई कुछ हाथ लग गया तो क्या ही कहने। जिंदगी पलट जाए। पर चलो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो मसला ये आता है कि भाई हमको पता कैसे चल रहा है फिर कि आंतरिक संरचना क्या है, कैसे हम इसको सेग्रीगेट कर रहे हैं, कैसे डिवाइड कर रहे हैं, क्या इसका सेटअप है ना। एग्जैक्टली exactly. तो अब देखो, सोर्सेस समझते हैं पहले कि हमें पता कैसे चला कि भैया ये स्ट्रक्चर है, ये हमने फाइनलाइज कैसे कर दिया। अब कोई भी थियरी आती है, आप जानते हैं हाइपोथेसिस जब दी जाती है तो उसका कॉन्ट्रडिक्शन होता है कि नहीं भैया ये गलत है, इस बिना पर गलत है। ये तो वाइडली एक्सेप्टेड है, हर जगह देखने मिलता है हमको, प्रॉपरली प्रूवन है। तो कैसे हुआ ये? जब हम जा नहीं सकते अंदर, ड्रिलिंग नहीं कर सकते हैं, माइनिंग भी एक लेवल तक कर सकते हैं, माइनिंग तो हमारी क्रिस्टल भाग तक सीमित रह जाती है। ये इतना सा इतू सा जो क्रिस्टल भाग है ना, इसी में सीमित रह जाते हैं हम, यहीं से संसाधन निकाले जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, मेंटल तक तो सक्शन किया जा सकता है, सिर्फ ड्रिलिंग भी नहीं कर पाते हैं आप पूरी। तो यहाँ तक कैसे पहुंच गए हम, जब इतना सा ही हमसे नहीं हो रहा था, तो यहाँ तक कैसे आ गए हम कि ये हमें सेंटर तक पता चल गया। देखते हैं कि कैसे हुआ। तो ये आंतरिक संरचना समझने के लिए अब अनुमान तो कैसे लगाएं, क्या पता पड़े अंदर क्या है। आपको डब्बा दे दूं, आप कहूं भैया गैस करते रहो, उम्र ही बीत जानी है गैस करते करते, समझ में तो नहीं आएगा कि क्या है कि नहीं। ऐसे कैसे गैस कर लेंगे? तो अनुमान तो नहीं लगाया जा सकता था, क्योंकि भूपर्पटी पर जो है कुछ किलोमीटर तक की गहराई तक ही हम जा सकते हैं, ठीक है। जैसे हम खदानों की बात करते हैं, भाई खदानें खोद दी और सामान निकाल लिया। आप देखो, साउथ अफ्रीका की सोने की खदानें, गोल्ड माइंस जो हैं वो बहुत फेमस है, 3 से 4 किलोमीटर तक की गहराई है सिर्फ। कितनी? सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर की। और ये देखो, ये 3 से 4 किलोमीटर तो इसका भी पूरा हिस्सा नहीं है ना। तो इतना ही मालूम पड़ा हमको। फिर आर्कटिक महासागर में बात करें तो आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र जो है उसमें 12 किलोमीटर की गहराई तक है, 12 किलोमीटर तक की गहराई तक हमने ड्रिलिंग कर ली। अब इससे ज्यादा हमारे लिए असंभव है,
हम नहीं जा सकते। क्यों? जब 12 पे चले गए तो 14 पे जाने में क्या दिक्कत है? थोड़ा और ड्रिलिंग मशीन को चलाओ, बड़ा कर लो, क्यों नहीं जा सकते? जब हम इतनी टेक्निक्स बना रहे हैं तो इसके लिए भी बना लो, ड्रिलिंग मशीन और बड़ी कर देंगे और ज्यादा गहराई में जा सके। जो 12 से 14, 15 भी तो जा सकते हैं, 20 तक भी तो जा सकते हैं। फिर असंभव क्यों हुआ? क्योंकि जब हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो तापमान बढ़ने लगता है, और जब ये तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है तो भैया ये संयंत्र पानी की तरह टप 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 करते पिघल जाएंगे, वहीं वापिस नहीं आने वाली तुम्हारी ड्रिल मशीन। समझ रहे हो भैया? वहीं की वहीं रह जाएगी ये। तो इसलिए मशीन तो हम बना लें, पर तापमान कैसे ठंडा करें अंदर का? है? कैसे खोल के रख दो, थोड़ी हवा निकल जाए, ठंडा हो जाए, है ना? चपाती गर्म होती है तो ये थोड़ा सा खोल देते हैं ना उसको, या भाई हीट निकले, चलो ठंडे हो जाओ, ऐसे खोल के रख दें चीर फाड़ के? पॉसिबल नहीं है ना? ये भी नहीं कर सकते हम। तो तापमान तो है जो वैसा का वैसा रहेगा। जब समय दर समय जो परिवर्तन आ रहे हैं उससे अगर कभी कम हो जाता है तापमान तो शायद हम वहां तक जा पाए। अभी के लिए तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसलिए संभव नहीं है कि कोई भी पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर ऐसे मतलब दूरबीन लेके और तुम्हारे लेंस लेके खोज नहीं कर सकते कि भैया केंद्र में आ गए हम, तो अब ढूंढ लो क्या मिलता है। कैन नॉट गो देयर, है ना? तो ऐसा तो है नहीं कि वहां के, जैसे अब अगर हम स्पेस की बात करें तो हम क्या देखते थे? स्पेस जब हम समझ रहे थे तो हम देख रहे थे कि भाई मीटियोर्स आ रहे हैं, एस्टेरॉइड्स आ रहे हैं, जिनसे हम क्या है ये चेक कर लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं उनके रॉक्स का। मून पर जब गए तो पत्थर लेकर आए, चट्टान लेकर आए, उसका अध्ययन किया हमने। ये सारी चीजों के सोर्सेज हैं हमारे पास, नमूने मिल जाते हैं, है ना? नमूने आपके वाले जैसे नमूने नहीं, जो हाँ, नमूने कौन से, सैंपल मिल जाते हैं। ठीक है, सैंपल मिल जाते हैं जिसको स्टडी करके हम एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन अब अर्थ के अंदर से सैंपल निकल कर कैसे आएगा? गजब की बात है ना? जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने किस लेवल का काम किया है कि इतनी मुश्किलें होते होने के बावजूद हमें इंटरनल तक की सारी इंफॉर्मेशन दी है ना? चलो, तो अब क्या होता है कि जो भूगर्भ वैज्ञानिक हैं उन्होंने इनडायरेक्ट सोर्सेस को अपनाया, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डायरेक्ट सोर्सेस तो नहीं हैं कि हम जाकर पता कर सकें या सेटअप देख सकें क्या हो रहा है। तो हमने अपनाया इनडायरेक्ट सोर्सेस को। ठीक है, अप्रत्यक्ष प्रमाणों के सहारे हमने क्या किया? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने की कोशिश की। क्या है ये अप्रत्यक्ष प्रमाण? अप्रत्यक्ष सोर्सेस कौन से हैं? कुछ छोटे छोटे सोर्सेज हैं, घनत्व है, दबाव है, तापमान है, उल्कापात है, भूकंप विज्ञान है। अब जो उल्का पिंड आ रहे हैं उनकी आंतरिक संरचना को हम तोड़कर समझ सकते हैं ना? पृथ्वी के अंदर तो नहीं जा सकते, उल्का को तो तोड़ सकते हैं, है कि नहीं? तोड़ेंगे तो इंटरनल स्ट्रक्चर समझ में आती है। भूकंप विज्ञान है, भूकंप की तरंगे जो आती है वो भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती हैं। ये कैसे देती हैं और कैसे इनको यूज करना है, डेंसिटी को, प्रेशर को, टेम्परेचर को, या जो सीस्मिक वेव्स हैं, भूकंप की वेव्स हैं, इनको यूज कैसे करना है, कैसे इनसे इन्होंने जो इंफॉर्मेशन है वो निकाली, वो हमको समझना है। ठीक है, तो एक एक करके सारे फैक्टर्स को समझते हैं कि आंतरिक संरचना से संबंधित जो प्रमाण के स्रोत हैं वो कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं घनत्व या डेंसिटी की। तो जो पूरी पृथ्वी का औसत घनत्व की अगर हम बात करें, इंटायरली अर्थ का जो घनत्व है दैट इज 5.5। ठीक है, अब जो क्रिस्टल भाग है, भूपर्पटी है, पृष्ठ है हमारा, उस पर जो चट्टानें पाई जाती हैं उनका घनत्व 3 से कम रहता है, वेरी लो, क्योंकि वो तो टूट रहा है, बिखर रहा है, इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं। अब जो भूगर्भ की चट्टानों का घनत्व है, जो अंदर जाते हैं हम, वो 3 से बहुत ज्यादा अधिक हो जाता है। ऊपरी जो चट्टानें हैं वो टूट रही हैं, बिखर रही हैं, कॉन्स्टेंटली उनमें चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से जो घनत्व है वो कम हो जाता है। लेकिन जो भूगर्भिक चट्टानें हैं वो टाइटली कॉम्पैक्टली बंधी हुई हैं, जिसकी वजह से उनका जो घनत्व है, जो डेंसिटी है, वो 3 से बहुत ज्यादा हो जाती है।
तो हम एक कंक्लूजन निकालते हैं इस बात से, जो हम नहीं मतलब हमारे वैज्ञानिक निकालते हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकाला उन्होंने कि जो भूपृष्ठ की रचना है, जो क्रस्टल भाग हमारा सरफेशियल भाग बना हुआ है, वो तो बिल्कुल हल्की चट्टानों से बना हुआ है, जबकि भूगर्भ की जो संरचना है वो भूपृष्ठ की अपेक्षा भारी चट्टानों से बनी हुई है। समझ रहे हो कि क्रस्टल भाग की तो चट्टानें कैसी हैं, हल्की हैं, जो इंटरनल भाग है, भूगर्भिक भाग है, उसकी चट्टानें भारी हैं। समझे? ओके, तो ये क्या है, घनत्व से हमको इंफॉर्मेशन मिली। अब बात आती है दबाव की, प्रेशर की। तो प्रेशर में ऐसा है कि देखो ऊपरी जो चट्टानें हैं, ऑब्वियस सी बात है नीचे वाली चट्टानों पर प्रेशर डालेंगी। कैसे? आपके हाथ पर मैं सामान दर सामान पटकती जाऊं, बहुत सारा सामान रख दिया, तो हाथ पर प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बहुत सारा प्रेशर बढ़ जाएगा ना। तो जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर है ये, अगर क्रस्टल भाग है तो नीचे जो भी सामान है उसके ऊपर ऊपर वाले सामान का प्रेशर पड़ेगा, जिससे ये क्या होगा, नीचे वाली जो चट्टानें हैं उन पर प्रेशर पड़ने की वजह से वो और कॉम्पैक्ट होती जाएंगी। ये यहाँ थी, प्रेशर पड़ते पड़ते क्या हुआ, जैसे एक एग्जाम्पल लीजिएगा कि आपके पास एक बर्तन है, आपको उसमें आटा फिट करना है। अब आप यूं हल्के में आटा डाल दें तो ऐसे ऐसे करके ये भर जाएगा। अब आप सोचें, ले भाई ये तो भर गया। फिर मम्मा आएंगी, बोलेंगे रुक मैं बताती हूँ। फिर वो क्या करेंगी, इसको हाथ से प्रेस कर करके यहां ले आएंगी और बोलेंगी ले अब डाल। कि तुम नमूने हो, तुमसे कुछ नहीं होता है ना, ये वाले नमूने हो। तुमसे ना हो पाएगा। तो वो कर देंगी तो इतना आटा और डल जाएगा। इसमें होता है, अगर आप प्रेशर से उसको सप्रेस करें, आप सूटकेस में कपड़े डाल रहे हैं, आपने यूं बिखेर कर डाल दिए तो देयर इज अ लिमिट कि सूटकेस कितना लेगा। बट अगर आप उसको सेट करके एकदम प्रेस कर करके डालें तो आप 4-5 कपड़े एक्स्ट्रा और सूटकेस में ठूस सकते हैं। होता है ना। ये क्या है, दबाव डालना। दबाव डालने से जो स्वेटर इतनी पोजीशन ले रहा था, इतनी जगह ले रहा था, वो एकदम टाइट होकर इतनी जगह में सेटल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? ये क्या है, संकुचन हो जाना, डेंसिटी में कमी आ जाना। घनत्व समझते हो ना, तो कमी आ गई। अब जो चट्टाने हैं वैसे इनके अंदर होगा, ये जो स्ट्रक्चर हैं, इनके जो कण हैं वो आपस में और करीब आते जाएंगे और एकदम टाइटली कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, अपनी पुरानी पोजीशन से अंदर खिसक जाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर डल रहा है। किसका? भूपर्पटी वाली स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो इस प्रेशर से हम समझते हैं कि ये कारण रहा होगा कि नीचे घनत्व ज्यादा क्यों है और ऊपर घनत्व कम क्यों है। ऊपर तो कोई प्रेशर है नहीं। लेकिन ये और ध्यान रखिएगा कि अब जो हमारी आधुनिक प्रयोग हैं वो ये बताते हैं कि एक लिमिट तक ही क्या होता है, चट्टान का घनत्व बढ़ता है, उसके बाद नहीं बढ़ाया जा सकता, फिर वो टूट जाएगी। तो इतना ज्यादा प्रेशर तो हम बाहर से क्रिएट नहीं कर सकते। ये हमको समझ में आया कि प्रेशर है माना, लेकिन एक लिमिट तक ही आप चट्टान पर प्रेशर डाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि कितना भी डालते रहो और घनत्व बढ़ता जाएगा और कॉम्पैक्ट होता जाएगा। देयर इज अ लिमिट जितना कॉम्पैक्ट हो सकता है ना। आटा की एक लिमिट है, आप दबा दबा कर भी इतना ही डाल पाओगे, इसके बाद नहीं डलेगा, फिर बाहर आएगा, है ना। वैसे चट्टान की भी लिमिट है, ये हमने समझा। तो फिर कंक्लूजन क्या निकाला कि भैया दबाव से क्या हो रहा है। निष्कर्ष हमारे वैज्ञानिकों ने यह निकाला कि अगर पृथ्वी के अंदर का जो भाग है उसका घनत्व बहुत ज्यादा है, तो वो जरूरी नहीं है कि अधिक दाब के कारण है। ठीक है, ये नेचुरली ही ऐसे स्ट्रक्चर से निर्मित है जिनका घनत्व ज्यादा है, जो कि खुद से भारी है। ठीक है, तो जैसे लोहा है, निकल है, ऐसे भारी पदार्थ और धातुओं से ये बना है कि वो ऑटोमेटिकली डेंसिटी हाई लेकर रखते हैं, हैवी होते हैं। ठीक है, और ये जो पदार्थ हमने निकाले, लोहा और निकल, इसी से हमने क्या किया, पृथ्वी की चुंबकीय स्थिति जो है, मैग्नेटिक फील्ड है पृथ्वी का अपना, ध्यान है आपको,
ये भी समझेंगे हम। और अगर आप साइंस पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल से समझेंगे इस चीज़ को। मैग्नेटिक फील्ड होता है, जैसे एक मैग्नेट है ना, वो इस तरह का, अगर मान लो ये एक चुंबक है तो वो इस तरह का एक एडी करंट पास करती रहती है एनी टाइम। तो इसके चारों ओर जो ये करंट चलता है ना, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है, जहां तक ये इसका प्रभाव फैलाती है। चुंबकीय जो स्थिति है वो इससे हमने फिर पृथ्वी की प्रमाणित की, क्योंकि लोहा है, निकल है, जो इन चीजों को निर्माण का रूप दे रहे हैं, है ना। तो ये रोल आया दबाव का, प्रेशर का। क्लियर है? डेंसिटी और प्रेशर हमने समझ लिया। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, तापमान, टेम्परेचर। कि अब टेम्परेचर से क्या हो रहा है। तो टेम्परेचर से कुछ ऐसा है कि जब अगर भूपृष्ठ से भूगर्भ की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है, तो कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थों का विघटन हो जाता है वहां पर, जिसकी वजह से 32 किलोमीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में वृद्धि होने लगती है। 100 मीटर की गहराई पर जाओगे तो 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। 1 किलोमीटर पर 30 डिग्री सेल्सियस, 10 किलोमीटर पर 300 डिग्री सेल्सियस। 1000 किलोमीटर तक अगर आपको जाना है तो 30,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा। और केंद्रीय भाग जो है हमारा, क्रिस्टल से सेंटर तक का जो भाग है, इसकी दूरी देखी जाए तो ये है 6378 किलोमीटर। अब हिसाब लगा लो कैसे पहुंचेंगे यहाँ तक। 1,90,000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। 45 डिग्री होता है तो तूफान मच जाता है दिमाग में, भाई गर्मी, मर गए गर्मी में। और इसको देखो, 1,90,000 डिग्री सेल्सियस। तो इंटरनल जो एरियाज हैं, बहुत ज़्यादा तापमान है, केंद्रीय भाग जो है पूरी तरह से पिघली हुई अवस्था में है। सही है? इतना ज़्यादा टेम्परेचर में कुछ भी रख दो बेचारा पिघल ही जाएगा। ये तुम्हारे लोहे और बड़े बड़े जो औजार बनाए जा रहे हैं, जो इतनी हीट ले लेते हैं, वो यहाँ कुछ नहीं चलने वाले, सब बह जाएंगे, एकदम नदी की तरह बह जाएंगे, है ना। तो ये तो नहीं चलेगा यहाँ। तो सब कुछ कैसा होना चाहिए? पिघला हुआ, मेल्टेड होना चाहिए ना। इंटरनल स्ट्रक्चर, जितना हम अंदर जाएंगे पृथ्वी के, उतना हीट बढ़ रहा है, तो उतना ही ज्यादा क्या है, लिक्विड होना चाहिए, एकदम पिघला हुआ होना चाहिए, मोल्टन होना चाहिए, है भी। लेकिन जो भूकंपीय तरंगे हैं वो हमको ये बताती हैं कि पृथ्वी के भूपृष्ठ से नीचे के भाग में तरल अवस्था है, लेकिन जो एकदम केंद्रीय भाग है, क्रोड है, कोर है, वो ठोस है। अब ये कैसे? आंतरिक भाग में 1,90,000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, जब 30,000 वाला पिघला हुआ है तो 1,90,000 वाला क्यों नहीं पिघलेगा? वो पिघला, लेकिन जो ऊपर की सारी लेयर्स थी, जब उनका दबाव पड़ा ना, तो वो पिघला हुआ स्ट्रक्चर भी आपस में इतना कॉम्पैक्ट हो गया कि ठोस रूप ले लिया उसने। फर्क क्या होता है सॉलिड लिक्विड में? सॉलिड में जो आप ऐसे, मेरा हाथ क्रॉस तो नहीं हो रहा इसमें से, ऐसे तो नहीं है मैंने हाथ मारा और नीचे निकल गया, जादू थोड़ी है। पर पानी में हाथ डाल के देखो, क्रॉस करके जाएगा ना जहां तक ले जाना चाहो। तो क्या होता है कि पार्टिकल्स आपस में कितना स्ट्रांगली बॉन्डेड हैं, दिस इज व्हाट क्रिएट्स सॉलिड, लिक्विड, गैस। पार्टिकल्स का आपस में कंबाइंड होना, स्ट्रेंथ जिससे वो कंबाइंड है। तो ये लिक्विड बना बेचारा, लेकिन इसको प्रेशर से इतना ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बना दिया कि वो ठोस रूप में आ गया। समझ रहे हो बात? पानी को बहुत ज्यादा ठंडा करोगे तो ठंडा करने से क्या है, प्रेशर ही तो दे रहे हो, हाई प्रेशर दे रहे हो ना पानी को, तभी तो बर्फ बनती है, कॉम्पैक्ट सॉलिड में आ जाता है कि नहीं आता। वही पानी था, प्रेशर दिया, ठोस हो गया। हम एक्सटर्नल प्रेशर रेफ्रिजरेटर से देते हैं, यहाँ पर बाकी की जो चारों और से जो लेयर्स हैं उनसे प्रेशर आ रहा है। ठीक है? तो ये बहुत ही ट्विस्टेड चीज है कि सेंट्रल भाग जो सबसे ज्यादा लिक्विड होना चाहिए था वो ठोस है, उसका बाहरी भाग लिक्विड है। ठीक है? तो ये हमें किसने बताया? तापमान और भूकंपीय तरंगों ने बताया।
ठीक है, तो तापमान का रोल समझ में आया। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं, डेंसिटी, प्रेशर और तापमान हम बात कर चुके हैं। ठीक है, उल्का पिंड पर बात करते हैं, मीटियोराइट्स पर बात करते हैं। मीटियोराइट्स हमने पहले भी देखा था कि जब मीटियोराइट्स आते हैं, ठीक है, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उसके बाद मीटियोराइट्स भी हैं, तो ये जो ग्रह हैं इन्हीं के हिस्से हैं ये उल्कापिंड, अलग होकर इन्हीं से बने और सौरमंडल में फैले हुए हैं। तो इन उल्कापिंडों से भी हम क्या है कि जिस रात के समय हम पृथ्वी पर गिरते हुए देखते हैं, तो ये उल्कापिंड के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी का हिस्सा ही तो है, पूरा ना सही, क्योंकि अब तो पृथ्वी में बदलाव आ गया ना बहुत सारा। ओवर द इयर्स जब सोलर सिस्टम बना था तब से लेकर अब तक बहुत सारा बदलाव आ गया। तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो हमको नहीं मिल सकती, लेकिन एक आइडिया, एक गेस, एक अनुमान जरूर हम लगा सकते हैं बहुत सारी चीजों का। ठीक है, तो ये उल्कापिंड की ही संरचना थी जिससे हमें पता चला कि लोहे जैसे भारी तत्वों से निर्माण हो रहा है, निकल जैसे भारी तत्वों से निर्माण हो रहा है। तो हमने क्या समझा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भी ये जो कंपाउंड्स हैं, ये जो तत्व हैं, ये जरूर होंगे। किसको स्टडी करके निकला ये उल्कापिंड, मीटियोराइट्स को। ठीक है, फाइनली जो पांचवा सेगमेंट है हमारा, सबसे बड़ा जो सेगमेंट है, क्योंकि ये हल्का सा डायरेक्ट सोर्स देता है हमको, इनडायरेक्ट है बट फिर भी डायरेक्ट सोर्स देता है, भूकंप विज्ञान यानी कि सीज्मोलॉजी। आप सोचेंगे भूकंप से तो ऊपर विनाश होता है भाई, निर्माण कैसे हुआ ये कैसे पता चलेगा, देखते हैं कैसे पता चलता है। तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स यही है हमारे पास, भूकंप। इससे हमको सबसे ज्यादा पता चलता है, जो सीज्मोग्राफ है, भूकंप लेखी यंत्र जो होते हैं भूकंप को स्टडी करने के लिए, ये मापन करते हैं जो, तो इससे पृथ्वी के अंदर के वो स्थानों का पता चलता है जहां से उत्पत्ति हुई, जहां से सबसे पहले हिट किया। ठीक है, तो भूकंप के दौरान जो पृथ्वी में बहुत सारी तरंगे आती हैं और वो तरंगे अलग अलग रूप में ट्रैवल करती हैं, अलग अलग सेगमेंट में ट्रैवल करती हैं, जिससे हमें ये समझ में आता है कि भैया अंदर लोचा है, सारी वेव नहीं आ रही, कोई कहीं जा रही है, कोई कहीं जा रही है, और कोई तो आ ही नहीं रही है बेचारी। कैसे हो रहा है ये, कुछ तो गड़बड़ है अंदर, दया कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है पता करते हैं, लेकिन उससे पहले दो चीजें समझिएगा कि फोकस और एपिसेंटर। भूकंप की जब हम बात करते हैं तो दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फोकस और एपिसेंटर, यानी कि केंद्र और अभिकेंद्र। ये क्या होता है, केंद्र तो वो भाग है जहां से भूकंप की उत्पत्ति होगी, स्टार्ट होगा। अभिकेंद्र वो भाग है जहां पर जो ये वेव्स हैं सबसे पहले सरफेस को हिट करेंगे, पृष्ठीय भाग जो है हमारा, उसको हिट करने वाली सबसे पहली वेव जहां हिट करती है वो उसका अभिकेंद्र बन जाता है। यहां से फिर वेव्स ट्रैवल होनी शुरू होंगी सरफेस पर। केंद्र से तो निकल ही रही हैं, आप ये सर्कल्स देख रहे हैं व्हाइट कलर के, ये 1 2 3 4 5 6, ये सारे जो सर्कल्स बन रहे हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं ना, एक के ऊपर एक सर्कल ऐसा। ठीक है, ये केंद्र से रिपल इफेक्ट इसको बोलते हैं, रिपल इफेक्ट। जैसे ये आप एक 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 करके लेयर देख रहे हैं ना, जैसे आप पानी में पत्थर डालें दूर से तो क्या होता है, एक सर्कल के रूप में ही वो वेव चलने लगती है ना, ऐसे गोल सा एक स्ट्रक्चर यूं निकलेगा और पानी चारों ओर फैलने लगेगा। डाल के देख लेना पत्थर, समझ में आ जाएगा क्या कह रहे हैं। इसको हम कहते हैं रिपल इफेक्ट। तो ऐसा ही क्या है भूकंप में देखने को मिलता है, तरंगे चारों ओर सर्कल में फैलने लगती हैं। तो ये फोकस और अभिकेंद्र ध्यान रखिएगा, तो छोटे से कॉन्सेप्ट थे भूकंप की बात करें जब। तो आगे की बात हम देखते हैं कि भाई इससे क्या हो रहा है। तो भूकंप से जो जानकारी है हमको वो मिलती है भूकंपीय तरंगों से। किससे मिलती है, भूकंपीय तरंगों से मिलती है। तो अलग अलग प्रकार की तरंगे हैं। तरंग कैसे हैं, वेव। वेव क्या होती है, कोई भी पार्टिकल इन अ पर्टिकुलर फैशन वन प्लेस टू अनदर मूव कर रहा है, वो क्या है, तरंग। अब पानी में यूं हाथ दे दो, वो पानी यूं 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 करता करता दूर तक जाएगा, क्या है, पानी के अंदर तरंग है एक। आपको बॉडी में कैसे करंट सा फील होता है वो क्या है, आपकी बॉडी के अंदर तरंग है।
न्यूरोलॉजिकल तरंग होती है। वैसे ही जब भूकंप आता है तो केंद्र से तरंगे निकलती हैं, वेव्स निकलती हैं, ऐसे 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 चलने वाली, अलग अलग तरह से चलती है भाई, सिर्फ ऐसे नहीं चलती, ठीक है। तो ये जो तरंगे हैं अलग अलग प्रकार की हैं, समझते हैं क्या है। सबसे पहली बात करें तो हमारे पास है प्राथमिक अथवा अनुदैर्ध्य तरंग, जिसको हम पी तरंग कहते हैं। प्राइमरी तरंग के नाम पर, प्राथमिक यानी कि प्राइमरी तरंग के नाम पर इसको हम पी वेव कहते हैं। पी तरंग अनुदैर्ध्य है ये, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगी इसको क्या है ये, लेकिन ये शब्द ध्यान दीजिएगा, अनुदैर्ध्य, ठीक है। प्राथमिक है, प्राइमरी है और अनुदैर्ध्य है। अब ये इसको प्राथमिक क्यों बोला? क्योंकि इनका संचरण वेग सबसे अधिक होता है, तो सबसे पहले यही भागती है। चलो 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 चलो, रास्ता मिल गया, भागो, हैं आले देखा न द्वाले, भागते जाओ, बस रास्ता मिल गया है। तो ये पृथ्वी के भीतर भूकंप केंद्र से प्रारंभ होकर पृथ्वी के ठोस, तरल, गैसीय, कुछ भी आता जाए, हम अंधाधुंध भागेंगे। तो सबसे पहले कोई भी और तरंग पहुंचे, उससे सबसे पहले पी वेव पहुंच जाती है, ठीक है। कोई आ रहा है, नहीं आ रहा, सब भाड़ में जाए, हमको रास्ता दिख रहा है, भागते जाओ भागते जाओ भागते जाओ। पानी आए, आग आए, भूकंप आए, कुछ भी आए भूकंप तो ये खुद है ही, कुछ भी हो जाए, हमें भागते जाना है, बस पहुंच जाना है अपनी फिनिश लाइन पे। फिनिश लाइन भूपृष्ठ है, भूपृष्ठ के बाद तो फिर ये वेव्स खत्म हो जाती हैं। वेग सबसे ज्यादा है, संचरण वेग सबसे ज्यादा है, जो ट्रैवल करने का वेलोसिटी है इसका सबसे ज्यादा है। ठोस, तरल, गैसीय सब प्रकार का एरिया क्रॉस करके निकल जाती है। ये आ गई सबसे तेज। फिर आती है द्वितीयक या फिर अनुप्रस्थ तरंग, जिसको हम कहते हैं एस यानी कि सेकेंडरी। द्वितीयक क्या होता है? सेकेंडरी, सेकेंडरी के नाम से एस वेव्स। एस तरंगों का संचरण वेग पी तरंगों से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। और प्लस ये थोड़ी सी नखराली है, नखरे दिखाती है कि भैया हम तो सिर्फ ठोस माध्यम से ही जाएंगे, तरल भाग में नहीं जाएंगे। तो तरल भाग आते ही वेव खत्म हो जाती है, अब विलुप्त तो हो जाती है बिल्कुल, और जो उसका करंट है वो आगे बाद में पहुंचता है, और पी तरंगों की अपेक्षा कुछ देर बाद ये हिट करती है सरफेस को, ठीक है। फिर आता है तृतीयक यानी कि धरातलीय तरंगे, एल तरंगे जिनको हम कहते हैं, ठीक है। लव वेव्स नाम है इनका। अब ये क्या होता है? एल तरंगों का संचरण वेग पी और एस की तुलना में बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है। अधिकेंद्र से उत्पन्न होती है ये, और धीरे 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 बढ़ती है, धरातल पर ही सीमित रहती है, ठीक है। ये क्या है? एल वेव्स। तीन प्रकार की वेव्स हमने देखी, पी, एस, एल, प्राइमरी, सेकेंडरी और लव वेव्स, ठीक है। चलो, तो इनकी डायरेक्शंस देखते हैं किस तरह से ये मूव करती हैं, थोड़ा सा समझना। सबसे पहले है पी वेव, देख रहे हो, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, पानी आए, हवा आए, गैस आए, कुछ भी आए, भैया हम चलते जाएंगे, सरपट गाड़ी दौड़ते जाए, ठीक है। तो ये क्या है? कंटिन्यूअस मूवमेंट जो है बढ़िया वाला इनका चलता जा रहा है, चलने दो, सरफेस आने तक ये ऐसे गति कर रही है। अब एस वेव जो है हमने देखा था सिर्फ ठोस में जाती है, गति थोड़ी कम है। ये ऐसे जाती है रेंगती रेंगती, टन 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 टन। मैं बोला ना नखरे हैं, अब नखरे हैं तो मटकती चाल तो होगी कि नहीं? ऐसे ही थोड़ी नखरे हैं भैया, नखरों का कारण है हमारे पास, चाल देखो, आए हाय हाय, नहीं तो उसका कारण है हमारे पास कि हाँ, इसलिए हम लोग इतना ज्यादा गुमान में है कि भैया ठोस में जाएंगे, सिर्फ ऐसे हल्के फुल्की जगह से नहीं जाते हम, ठीक है। ये मूवमेंट है एस वेव की, ऐसा। ये तो कैसी है? अनुदैर्ध्य, और ये कैसी है? अनुप्रस्थ, ठीक है। फिर आती है बात एल वेव्स की, हमारी लव वेव्स की। अब एल वेव्स जो हैं वो कैसे मूव करती हैं, ये अलग ही, मतलब मटकने तक तो ठीक था, अब ये तो क्या है, मतलब रैंप वॉक ही करने लगी। रैंप वॉक कैसे?
एक कमर इधर तो दूसरी कमर उधर, टड़न टड़न टड़न। ठीक है, तो ये कैसे गति कर रही है, ऐसे गति कर रही है, समझ रहे हो भाई, ऐसे जा रही थी वो, एक सीधी जा रही थी, ये जहां अपना अलग ही है, ये ऐसे 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 जाएंगे, समझ रहे हो। ये इधर को खिसकी, फिर उधर चली गई, फिर इधर को आई, फिर उधर चली गई, फिर इधर को आ गई। कि भाई एक तरफ बेस्ट फ्रेंड है तो एक तरफ बॉयफ्रेंड है, अब किधर को जाए बेचारी, है ना। बेस्ट फ्रेंड भी तो जरूरी है, ये चला गया तो कंधा कौन देगा है कि नहीं। तो कभी बेचारी इधर जाती है, कभी बेचारी उधर जाती है, जैसे तैसे गाड़ी को धक्का लगे जा रहा है। तो ये क्या है, लव शॉप वेव्स। ओके, मूवमेंट समझ में आई कैसे हो रही है, एक बार इधर को एक बार उधर को। ठीक है, एक वेव्स हमारे पास और आती है, रेले वेव्स। ये वेव्स सरफेस पर नहीं आ रही हैं, ये इंटरनली ऐसे सर्कल में घूमती रहती हैं, जहां भूकंप चल रहा है ना उसके अंदर ही यूं सर्कल में घूमती रहेंगी, इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता रहता है। तो बाहर कोई इम्पैक्ट नहीं देती है ये, इसलिए हम इनको ज़्यादा स्टडी नहीं करते हैं इस टॉपिक में, क्योंकि ये बाहर नहीं आएगी तब तक हमें इन्फॉर्मेशन नहीं देगी, इन्फॉर्मेशन नहीं देगी तो साला हमारी किस काम की, है ना। इसलिए हम इसको जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें ज़्यादा नहीं समझते, भूकंप का टॉपिक करेंगे तब इसको और ज़्यादा समझेंगे, रेले वेव्स को काम की है ये। ठीक है, तो ये इसका मूवमेंट है। तो पी एस और एल तीनों वेव्स इस प्रकार से चल चल के हमको क्या इन्फॉर्मेशन देंगी, क्या इन्फॉर्मेशन देंगी, अब उस पर बात करनी है हमको कि भाई क्या बता रही है ये। ठीक है, तो आंतरिक संरचना की जो जानकारी है वो हमको कैसे मिलती है इनसे, कि जो तरंगे हैं उनके अध्ययन से हमको ये समझ में आता है कि अगर पृथ्वी की संरचना एक घनत्व वाली होती तो भूकंपीय तरंगे सारी की सारी आ जाती, सब जगह एक जैसी होती, सीधे आती, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। जब अधिक गहराई से गुजर रही हैं तरंगे तो अधिकेंद्र पर पहुंचने में ज्यादा समय लेंगी, नहीं, क्या हो रहा है कि लंबी दूरी के बावजूद भी कम समय लेती है, पी वेव एग्जाम्पल। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि गहराई के साथ तरंगों का संचरण वेग बढ़ जाता है, कम नहीं होता। ठीक है, तो तरंगों के लिए जो सिद्धांत है वो ये है कि तरंगों की गति कम घनत्व वाले चट्टानों में कम और ज्यादा घनत्व वाले चट्टानों में ज्यादा तेज होती है। क्यों, क्योंकि वेव को ट्रैवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पार्टिकल बेस की जरूरत है, और जितना ज्यादा घनत्व होगा उतने ज्यादा पार्टिकल, उतना ज्यादा वाइब्रेशन, टन 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 टन। भाई समझना, एक तो मैं आपसे कहूं ऐसे पानी के अंदर पत्थर रख दिए, एक इधर कूदो इधर कूदो इधर कूदो इधर कूदो, फिर तुम किनारे लगोगे। ठीक है, एक मैंने आपको ये सीधा रास्ता दे दिया, भाग जाओ, कैसे जल्दी पहुंचोगे, सीधा जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, सही है। घनत्व कहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है, रास्ता कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी मिल गई ना आपको, कहीं कदम रखने से पहले सोचना नहीं है कि भाई गिर जाएंगे, भागते जाओ कहीं भी जैसे भी अंधाधुंध। यहाँ पर तो अब देखना पड़ेगा ना, इधर को जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है, इतनी दूरी पर कूदना है, तब यहाँ पहुंचेंगे। जो इनकी दूरी है वो हमारी स्पीड कम कर देती है। ठीक है, सामान पास करना है आपको एक जगह से दूसरी जगह, हमने कुछ लोगों को लाइन में लगा दिया, जितने ज्यादा लोग होंगे, इधर 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 पकड़ाया इधर पकड़ाया इधर पकड़ाया, हो गया। अब सोचो यही व्यक्ति बार बार आकर यहाँ सामान दे के जाए तो कितना समय लगेगा, है ना। तो वैसे ही जब वेव एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, अगर पास में है पार्टिकल तो फटाफट चली जाएगी ना, कमजोर भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसको अपनी मेहनत तो लगानी नहीं पड़ रही। जो ये डिस्टेंस है वो क्रॉस करने के लिए वेव की खुद की मेहनत लगती है, वो लगेगी तो वेव की एनर्जी कम हो जाएगी। अगर पार्टिकल साथ में ही चिपका हुआ है तो एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, चल भैया हो गया।
तो डेंसिटी ज़्यादा होने पर वेव की एनर्जी खत्म नहीं होती, इसलिए वेव बहुत दूर तक जाती है और फटाफट जाती है। तो क्या कंक्लूजन निकला कि कम घनत्व वाले चट्टानों में स्पीड कम रहेगी और ज़्यादा घनत्व वाले चट्टानों में स्पीड ज़्यादा रहेगी। और क्यों हो रहा है ये समझ में आया? तो फाइनल कंक्लूजन जो हमने निकाला वो क्या है कि ऊपरी जो भाग है पृथ्वी के, उससे आंतरिक भागों के तत्वों में अलग डिफरेंस पाया जाता है। और आंतरिक जो संरचना है विदाउट डाउट हाई डेंसिटी वाली है, बहुत ज्यादा डेंसिटी जहां पर घनत्व जहां पर पाया जाता है। ये तो हमने जनरल कंक्लूजन्स निकाले हैं कुछ, कि जनरलाइज्ड वे में अगर हम देखें तो किस तरह से स्ट्रक्चर जो है हम समझ सकते हैं। ठीक है, एक एक वेव हमको क्या बता रही है वो हम वेव्स को स्टडी करके समझेंगे कि पी तरंग की दिशा जो है हमको क्या बताती है, एस की क्या बताती है, एल की क्या बताती है, कैसे ये लोग क्या है ट्रैवल कर रहे हैं, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये इनका बनेगा। और फिर आएंगे हमारे पास शैडो जोन्स। ठीक है, तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे, लेकिन अभी के लिए हम जो जनरलाइज्ड हमने कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है वहीं तक हम इसको रोकते हैं, और जो आगे की स्ट्रक्चर्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे कि जो वेव्स हैं वो क्या क्या हमको बताती हैं। ठीक है, तो आई रियली होप इतना आपको समझ में आया होगा। रिवाइज कर लेना इसको, तो आगे वाला जो टॉपिक है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा। ठीक है, चलो, तो ये थी आज की क्लास। और एक बार फिर से आप सभी को याद दिला देती हूँ मैं कि आपको क्या करना है। क्लास एंड होते ही प्रेप टुडे सर्च करना है और फटाफट से सब्सक्राइब कर देना है। ओके, डन। चलो, हमारी आपकी डील है, टूटनी नहीं चाहिए। चलिए, तो ये सब्सक्राइब करना है आपको जल्दी से, और आज की क्लास हम यहीं एक बार एंड करते हैं, और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके, तो फिर से मिलेंगे आप सभी से आज की क्लास में। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और नेक्स्ट टॉपिक में फिर से मुलाकात होगी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एकदम आनंद लेकर पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं आपसे इजाज़त लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।